A very good morning, students. Welcome to our daily session of the Hindu News Analysis, जिसमें हम important current affairs हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं. So let's move on to the first news article, which is related to the protest which was ongoing in Jharkhand. तो इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं. कल भी हमने डिस्कस किया था दैट गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू ऑलमोस्ट 98% ऑफ द डिमांड्स, बट कुछ डिमांड्स थी जो रह गई थी. जैसे एक तो देवर सीकिंग की जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है इसकी कैंसलेशन हो जाए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराई जाए एग्जाम इनरेगुलरिटीज. इनके ऊपर क्या है, अभी स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग फॉर कि इनके ये दोनों उनकी डिमांड्स भी जो है पूरी करी जाए, राइट. तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या डिसाइड किया दैट दे विल मूव ऑन टू दे विल मार्च टू द झारखंड असेंबली, राइट. तो उसकी तरफ क्या है, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द झारखंड असेंबली. तो बाद में बैरिकेडिंग लगा दी गई और वही जो हमने दिल्ली में देखा था सिमिलर सिचुएशन हो गई दैट पुलिस वेंट टू द यूसेज ऑफ व्हाट लाठी चार्ज. तो थोड़ा सा सारी जो चीजें हैं वायलेंट हो गई और क्या है इसमें 5 स्टूडेंट्स वर इंजर्ड इन द क्लैशेस. तो यही देखते हैं. सो द स्टूडेंट्स हु वर marching across the roads of the state assembly in the Ranchi, they broke the barricades and reached the assembly gates and for their indefinite strike. एंड दे सेड कि हम इनडेफिनेट टाइम के लिए बैठे रहेंगे जब तक हमारी क्या है डिमांड्स को मीट नहीं किया जाता. द प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग कैंसलेशन ऑफ झारखंड स्टेट सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड सीजीएल का एग्जाम उसके कैंसलेशन एंड सीबीआई इंक्वायरी इनटू द इरेगुलरिटीज जितनी भी ये एग्जामिनेशन प्रोसेसेस में देखने को मिल रही है, राइट. तो वो सब चीजें हो रही थी. तो देन द टेंशन अरोज इन द आफ्टरनून एज द प्रोटेस्टर्स ब्रोक थ्रू द बैरिकेड्स एंड अप्रोच द न्यू असेंबली बिल्डिंग वेयर द मॉनसून सेशन वाज अंडरवे. तो उसके बाद में पुलिस ने क्या यूज किया, वाटर कैनन्स, फायर, टीयर गन्स एंड रिजॉर्टेड टू द लाठी चार्ज, जिसकी वजह टू डिस्पर्स द क्राउड. तो क्या है इस सब में कुछ स्टूडेंट्स इंजर हो गए. 5 के इंजर्ड का भी न्यूज आ रहा है. So this is something which is happening now in the Jharkhand student protest. तो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ध्यान रखना है. Okay, moving on to the next news, which is a sad news coming from Colombia. तो basically क्या है, over 100 people killed as powerful earthquake strikes West Colombia. तो 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है आया है कोलंबिया में. एंड कोलंबिया इज कौन से कॉन्टिनेंट में है याद रखना, इट इज अ साउथ अमेरिकन नेशन है. इट इज इन साउथ अमेरिका. तो 7.5 मैग्नीट्यूड का ये लाइक इट इज वेरी वेरी पावरफुल अर्थक्वेक. तो इसमें क्या है, दे आर सेइंग कि एटलीस्ट 111 पीपल आर किल्ड. तो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर इफेक्टेड. एंड आफ्टर दिस 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बाद दो आफ्टर शॉक्स भी आए, वो भी बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड के नहीं थे, वो भी 2.8 और 4.8 मैग्नीट्यूड के थे. तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि दिस इज द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन कोलंबिया इन द लास्ट डिकेड. तो बहुत सारे जो है लोग इसमें क्या है अभी दबे हुए हैं अंडर द डेब्रिस. तो अभी पता चलेगा कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, बट ह्यूज number of people are affected and abhi rescue operation is going on. So it is a sad news. Okay, comment section mein do tell me the name of the capital city of Colombia. What is the capital city of Colombia? आपने comment section में उसका नाम बताना है. Okay, moving on to the next news, which is related to the Tamil Nadu. And what is this news? So basically Tamil Nadu has decided that they will the state song must be sung first, say Tamil Nadu Assembly resolution. तो वहाँ की तमिलनाडु असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में क्या कितने कोई भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले क्या है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट का जो स्टेट सॉन्ग है वो गाना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन व्हाट स्टार्ट द प्रोग्राम्स एट दीज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, राइट. एंड व्हाट इज द स्टेट सॉन्ग थोड़ा सा याद रख लेना है. तमिल थाई वुजुतु इज द
स्टेट सॉन्ग ऑफ तमिलनाडु। एंड इसके बारे में थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो ये इट इज रिटन बाय होम, सो Tamil Thai Vuzuthu is taken from Manomaniyam, which is written by Manomaniyam Sundaran in 1891. तो ये इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, आप थोड़ा सा याद रख सकते हो द नेम ऑफ द राइटर इफ यू वांट टू, इफ यू कैन। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट ने रिसेंटली बिल पास किया है कि उनका स्टेट सॉन्ग जो है प्ले किया जाएगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी सेरेमनी। तो याद रखना, दिस इज तमिलनाडु गवर्नमेंट। Okay, moving on to the next news, which is related to the Kaveri water dispute. As we were seeing, from the last 1 month, ये news is coming every day कि Kaveri water के जो सप्लाई को लेके क्या डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तमिलनाडु इज सेइंग कि आप जितना भी सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वाटर बोला है, कितना बोला था, 350 3,500 क्यूसेक्स ऑफ वाटर छोड़ने को बोला था फॉर द कंटिन्यूस 15 डेज, राइट। तो ये जो वाटर उनको अलाउ किया था सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ये कर्नाटका जो कि गवर्नमेंट वाज नॉट रिलीजिंग, तो इसके लिए क्या है, तमिलनाडु वाज मेकिंग एफर्ट्स। पहले तो दे ट्राई टू हैव द कॉन्वर्सेशन विद द कर्नाटका गवर्नमेंट, बट उससे कोई हल नहीं निकला। तो नाउ दे हैव फाइनली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट to and they what they want कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इशू करे, डायरेक्शंस इशू करे कर्नाटका गवर्नमेंट को, डायरेक्टिंग देम कि जितना भी वाटर सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोला है उतना उनके लिए क्या है रिलीज कर दिया जाए। तो इस चीज के लिए दे हैव व्हाट फाइल्ड अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट एंड दे आर सेइंग कि दिस थिंग जो कर्नाटका इज नॉट रिलीजिंग वाटर, उसकी वजह से जो तमिलनाडु के किसान कम्युनिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनके ऊपर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट हो रहा है। सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, they are saying कि Tamil Nadu is requesting कि Supreme Court should issue strict guidelines to the Karnataka government and make them release the water as directed by the Central Water Management Authority, right? So I hope this is clear. Okay, moving on to the next. PMLA case after conviction for predicate offense does not amount to the second trial, says the High Court. So this is an interesting news. Basically PMLA के बारे में भी पढ़ेंगे, but first of all ये जो जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, ये भी इसके बारे में भी देखेंगे। And what is this PMLA? So this is what Prevention of Money Laundering Act. तो बेसिकली क्या हुआ, कुछ 11 लोग थे, उनके ऊपर क्या था, केसेस चल रहे थे अंडर द आईपीसी। किस चीज के लिए उनके ऊपर केसेस चल रहे थे, बिकॉज उन्होंने 2015 में जब डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने कुछ लोगों को लोगों से पैसा लूट लिया, ये बोल के कि हम आपके क्या है जो है नोट चेंज करवा देंगे, आपको नए नोट दे देंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट पे उन्होंने क्या है लोगों से बहुत सारा पैसे इकट्ठे कर लिए और लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए और लेके बाद में भाग गए। अब उन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं अंडर द आईपीसी की वेरियस प्रोविजन के अंडर, कि उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया और लूट किया, राइट। तो वो अलग अलग केसेस के अंडर क्या है उनके केसेस चल रहे हैं। इन सब केसेस में वो कन्विक्ट भी हो गए थे और उनको क्या है 6-6 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो गई थी, राइट। अब देन अनदर केस इज आल्सो गोइंग ऑन दीज पीपल व्हिच इज अंडर द पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर उनके ऊपर डिफरेंट केस चल रहा है। तो अभी उनके जो है एडवोकेट, उन्होंने पिटिशन फाइल करी थी कि बिकॉज उनको ऑलरेडी आईपीसी की धाराओं के अंदर क्या है उनको सेंटेंस हो गया है, तो ये जो पीएमएलए के अंडर जो फिर से हियरिंग होगी, ये दिस वुड अमाउंट्स टू द सेकंड ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। और लॉ क्या कहता है, व्हाट डज द लॉ से कि फॉर वन क्राइम देयर शुड बी ओनली वन ट्रायल,
एक एक क्राइम की एक बार ही सजा मिलेगी, एक से ज्यादा बार नहीं मिल सकती। तो वो कह रहे थे कि आईपीसी के अंडर अब उनको सजा मिल गई, अब पीएमएलए के अंडर उनको दोबारा से मिलेगी, तो ये उनका सेकंड ट्रायल हो जाएगा, तो ये तो उनके लिए अनफेयर हो गया। बट हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आईपीसी के अंडर उनको जो सजा मिली है वो डिफरेंट चीज है, लेकिन पीएमएलए के अंडर जो ऑफेंस बनेगा वो डिफरेंट होगा। पीएमएलए क्या कहता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है कि आप मनी की इट टेक एक्शन अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस के अगेंस्ट ये एक्शन लेता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या, अभी हम इसको समझेंगे डिटेल में। बट क्या है, दे आर सेइंग कि पैसे लूटना अलग बात है, दैट इज वन ऑफेंस, एंड अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट ऑफेंस होगा। तो ये दे बोथ आर नॉट द सेम ऑफेंस, और दोनों के लिए जो ट्रायल होगा, आप ये नहीं कह सकते एक ही ऑफेंस के लिए दो ट्रायल हो रहे हैं, नो, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑफेंस। पैसे लूटना किसी से अलग चीज है, एक चीज है, और वो लूटे हुए पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करना वो दूसरी चीज है। एंड व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली आप it is a method of converting black money into white. So, एक तो है आपने सिर्फ पैसे लूटे, ये दूसरा ऑफेंस है कि आपने पैसे लूटे, अब वो ब्लैक मनी थी, वो इलीगल मनी थी, आपने उसको क्या है किसी तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करके उसको क्या है व्हाइट मनी की फॉर्म में क्या है कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज सेकेंड ऑफेंस, बिकॉज आप ये क्या है the nature of money which is the money which is coming from the illegal means, उसको आप क्या है लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अलग ऑफेंस है, तो इसको सेकंड ट्रायल नहीं कह सकते, ये हाई कोर्ट ने कहा है। थोड़ा सा पीएमएलए के बारे में भी समझते हैं कि व्हाट इज दिस पीएमएलए। ओके, so let's understand about the PMLA. Okay, so what is this PMLA? PMLA stands for prevention of, मतलब किस चीज को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देनी है, उसके अगेंस्ट ये एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट। तो इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, और जो भी प्रॉपर्टी मनी उस मनी से बनी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आई है, वो सारी प्रॉपर्टी को क्या है कॉन्फिस्केट कर लेना प्रॉपर्टी को, राइट। तो वो सारी जो प्रॉपर्टी है किसके पास चली जाएगी, जो भी नोडल एजेंसी है। एंड व्हाट इज द नोडल एजेंसी इन केस ऑफ पीएमएलए? तो याद रखना, नोडल एजेंसी इज द ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और ईडी किसके अंडर काम करता है, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है ईडी, और इसका काम है इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन। नोडल एजेंसी का मतलब क्या है कि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेप्स कौन लेगा, तो हु विल लुक आफ्टर द एक्ट, तो इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एंड इस एक्ट का काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। एंड व्हाट इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या है इलीगल मनी को लीगल शो कर देते हो, राइट। यू just a second. Yes. So what is money laundering? Money laundering is basically the process of projecting proceeds of crime as legitimate property. Right? तो money laundering का basically क्या मतलब है, जो पैसा आपने illegal तरीके से criminal activity से कमाया है उसको ऐसा दिखाना कि वो क्या है, legal है, legitimate है। ऐसे कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ब्लैक मनी है जो आपने थ्रू करप्शन कमाई है, राइट। अब वो क्या है, ब्लैक मनी है, इलीगल मनी है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, राइट। उसको आप क्या है लीगली नहीं यूज कर सकते। अब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू क्या है, आप ये जो करप्शन से आपके पास मनी आई है इसको क्या है अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे। हो सकता है आप इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, हो सकता है आप इसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, राइट।
हो सकता है आप किसको डिफरेंट डिफरेंट क्या है स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा लो, एंड देन यू अभी क्या है ये सिस्टम का पार्ट बन गए, तो ये इट विल अपीयर्स टू बी व्हाट लीगल मनी लगने लग जाएगी, बट है क्या थी इलीगल मनी। तो ऐसा अगर कुछ आप करते हो तो दिस अमाउंट्स टू व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आपने जितनी भी एसेट्स बनाई हैं, ये सारी एसेट्स क्या है, अगर प्रूव हो जाता है कि इनको खरीदने के लिए आपने जो पैसा यूज किया है वो क्या इलीगल मनी है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो ये जो सारा आपकी एसेट्स है इनको क्या है कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। एंड हु विल कॉन्फिस्केट, ईडी विल, राइट। एंड व्हाट इज द प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो प्रोसीड ऑफ क्राइम्स क्या है, बेसिकली वो सारे तरीके इलीगल तरीके जिससे आपने क्या है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाया। एंड एक पूरी लिस्ट है जिसको शेड्यूल ऑफेंसेस की लिस्ट कहते हैं, तो पीएमएलए एक्ट के अंडर क्या है शेड्यूल ऑफेंसेस की लिस्ट है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बेसिकली की लिस्ट है कि कौन कौन सी अगर एक्टिविटी से आपने पैसा कमाया तो दैट वुड अमाउंट टू द क्रिमिनल एक्टिविटी, एंड आपके ऊपर क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लग सकते हैं, राइट। So this is money laundering. I hope you understood. Moving on back to the newspaper. Okay, the next news is related to the Karnataka, and it is saying that Karnataka has 6805 charging station for electric vehicles. तो क्या है जैसे हमारी दूसरी गाड़ियां रहती है, व्हीकल्स रहते हैं, उसमें क्या यू पुट पेट्रोल, यू पुट डीजल, यू पुट सीएनजी, तो उन सब के लिए क्या पेट्रोलियम स्टेशन रहते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको क्या है उनकी बैटरीज को चार्ज करने के लिए यू नीड व्हाट चार्जिंग स्टेशन। तो कर्नाटका में बेसिकली 6805 चार्जिंग स्टेशन है, एंड दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट इन इंडिया। एंड सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे, याद रखना, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, एंड सेकेंड नाउ कहाँ पे है, कर्नाटका पे। और ये इंफॉर्मेशन कब मिली, ये डेटा मिला एक क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली राज्यसभा में। इट वाज that this data was released in response to an unstarred question in the Rajya Sabha, right? And okay, तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, अनस्टार्ड क्वेश्चन। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी क्या है हाउस सेशन में होता है, राइट, जब भी हाउस सेशन में होता है तो उसकी नॉर्मल वर्किंग क्या होती है, सबसे पहले जाते क्या होता है क्वेश्चन आर। तो जैसे ही हाउस की वर्किंग स्टार्ट होगी तो जाते हैं सबसे पहले क्या होगा क्वेश्चन आर। तो इसमें क्या है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन क्वेश्चन पूछेगा, एमपीज विल आस्क द क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स। तो एमपीज क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर कौन देगा, मिनिस्टर देंगे, राइट। बिकॉज क्यों, लेजिस्लेचर पूछेगा और एग्जीक्यूटिव आंसर देगा। ऐसा क्यों, बिकॉज हमारा क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहती है कि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। ये जो एग्जीक्यूटिव है देश का, जिसका काम है सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, उसकी ये ड्यूटी है कि वो लेजिस्लेचर को क्या है अकाउंटेबल रहे। जब लेजिस्लेचर उनसे पूछे कि ये लॉ बना है, आपने इसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, ये रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये सारे सवाल पूछ सकता है लेजिस्लेचर, किससे, एग्जीक्यूटिव से। तो लेजिस्लेचर क्या है, एमपीज है या एमएलएज है। एंड व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, राइट। तो उसी केस में, उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन आर, दिस इज अ वे ऑफ आस्किंग मेकिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। तो क्वेश्चन आवर में क्या है, लेजिस्लेचर क्वेश्चन पूछता है एग्जीक्यूटिव से कि आपने क्या काम किया, कैसे किया। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन आर डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, राइट। तो क्वेश्चन आर इज द जाते ही फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है हाउस में, दैट इज क्वेश्चन आर। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन, तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज स्टार्ड क्वेश्चन, सेकंड इज अनस्टार्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया, एंड थर्ड इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो तीन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग क्वेश्चन आर। व्हाट इज स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्या ओरल देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जैसे पूछा साथ ही में आपको इसका ओरल आंसर देना पड़ेगा, और इसके ऊपर क्या है फर्दर क्वेश्चनिंग हो सकती है।
फर्दर सब क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा, राइट, उसका आंसर आया, कैसे आएगा, ओरली आएगा. जो आंसर आया, अब उसमें से कुछ चीजें, कुछ डाउट हो गई, तो उस आंसर से रिलेटेड फिर से क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन द कैटेगरी ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन. बट अनस्टार्ड क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता. अनस्टार्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर उसी टाइम नहीं देते, उसका टाइम, उसका क्या आंसर है, उसका रिटर्न आंसर मिलता है. तो क्वेश्चन सबमिट हो जाता है, कुछ दिन बाद उसका क्या है, आपको रिटर्न आंसर मिलता है. जैसे यहाँ पे जो डेटा रिलीज कर देते हैं, तो क्या पूरा एक डॉक्यूमेंट रिलीज कर देते हैं क्वेश्चन का, साथ में आंसर आ जाता है, तो वो कौन सी कैटेगरी, अनस्टार्ड क्वेश्चन. अनस्टार्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, रिटर्न आंसर आएगा. स्टार्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ओरल आंसर आएगा. स्टार्ड क्वेश्चन में सब क्वेश्चनिंग हो सकती है, यस. अनस्टार्ड में सब क्वेश्चनिंग हो सकती है, नहीं, क्योंकि रिटर्न आंसर अब जो है ठीक है, अब वो फर्दर उसको पूछना तो आपको फिर से क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसी सेम में आप नहीं कर सकते, तो इसमें फर्दर क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती. देन इज अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन वो है जिसमें पहले एक नोटिस दिया जाता है कि हमें क्वेश्चन पूछना है, इसका आंसर दीजिए, तो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है. तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, that how it functions. Okay, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की ही बात कर रहे थे, तो एक बिल पास हो गया. एंड व्हाट इज द बिल, द बिल इज द नेशनल, याद रखना, नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन एक्ट. सो नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट, कमीशन एक्ट आ गया. अब इसका काम क्या है, इसके अंडर क्या है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के अंडर क्या है, कमीशन बनाई जाएगी. दिस एक्ट से दैट अ कमीशन वुड बी फॉर्म. एंड इस कमीशन का काम क्या होगा, इसका काम होगा टू सिलेक्ट एंड अपॉइंट मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स. तो देश में क्या है, बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स बनती रहती हैं. व्हाट आर ट्रिब्यूनल्स, बेसिकली ट्राइब्यूनल्स क्या है, ये जुडिशियल बॉडीज हैं, कोर्ट के जैसी होती हैं, बट दे आर नॉट कोर्ट्स. स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है, और वहां पे क्या है, दे टेक अप द केसेस, दे हियर द केसेस एंड गिव द जजमेंट. तो क्या है, जुडिशरी से वर्कलोड कम करने के लिए क्या है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडीज हैं अदर देन कोर्ट्स, राइट. तो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए. फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड फॉर द हियरिंग द एनवायरमेंटल क्लॉजेस. क्या है, कई बार फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं, राइट. तो ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए क्या देश में ट्रिब्यूनल्स बनते रहते हैं, राइट. एंड अब क्या है, उस ट्रिब्यूनल में उसको कौन हेड करेगा और उसके कौन मेंबर होंगे, उसको लेके हमेशा ये रहता था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और क्या है, इसको चेंज करने की जरूरत है. उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन एक्ट बना दिया. उसके अंडर एक कमीशन बन गई है. इस कमीशन का एक ही काम है, इस कमीशन का काम ये है कि जब भी कोई देश में ट्राइब्यूनल बने, उस ट्रिब्यूनल में कौन कौन मेंबर होगा, उसका कौन चेयरपर्सन होगा, ये कौन सिलेक्ट करेगा, ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन सिलेक्ट करेगी. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो बेसिकली क्या है, बिल टू एस्टैब्लिश नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन to oversee the appointment of chairpersons and members of various tribunal has been passed, right. and ये जो कमीशन है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे, इसके हेडक्वार्टर्स होंगे दिल्ली में. और इस कमीशन में कौन कौन होगा ये भी याद रखना है. दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर्स होंगे. तो ये 5 मेंबर्ड बॉडी होगी जो देश की सारे ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेगी. एंड इसमें क्या है, 4 जो मेंबर, इसमें से 2 उसमें से जुडिशियल मेंबर होंगे और 2 टेक्निकल मेंबर होंगे. और कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड या कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का इस कमीशन को हेड कर सकता है. सो आई होप दिस इज कमीशन क्लियर. सो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है जिसका काम है देश में जितने भी कमीशंस बनेंगे, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, उनके मेंबर्स को इलेक्ट करना. अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है ये भी याद रखिए. इसमें कितने मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स होंगे. 1 वुड बी चेयरपर्सन, 4 वुड बी मेंबर्स. इन 4 मेंबर में से 2 जुडिशरी से होंगे और 2 नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं, 2 टेक्निकल होंगे, राइट. एंड ये जो चेयरपर्सन है ये कौन हो सकता है, या तो ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई जज हो सकता है, या फिर ये किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है रिटायर्ड.
राइट। तो ये एक कमीशन का काम है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इसके बारे में याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, moving on to the next news, which is saying that Congress slams the new rural job law amid fall in the employment generation. तो बेसिकली क्या है, पहले क्या थी, रूरल सेक्टर में अनस्किल्ड जॉब के लिए एक स्कीम चलती थी बाय द नेम ऑफ एमजी नरेगा, जिसमें क्या था, अनस्किल्ड लेबर को, जिन क्या है, अनस्किल्ड लेबर को मैनुअल जॉब्स दिए जाते थे और ये गारंटेड एम्प्लॉयमेंट थी। एमजी नरेगा के अंडर क्या है, अगर आप अपना नाम लिखवाते थे तो आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलती थी कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किस नेचर का मिलेगा, अनस्किल्ड नेचर का मिलेगा, मैनुअल लेबर टाइप मिलेगा, राइट। एंड ये कितने दिन की आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी करता था, एमजी नरेगा गारंटेड यू फॉर द 100 days। तो क्या है, अगर आप एमजी नरेगा के अंडर रजिस्ट्रेशन कराते थे तो आपको अनस्किल्ड कैटेगरी में 100 days का वर्क मिलेगा ही मिलेगा अंडर दिस एमजी नरेगा स्कीम। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को रिप्लेस कर दिया है दूसरी स्कीम के साथ, तो इसलिए याद रखना है। एंड कौन सी स्कीम के साथ रिप्लेस किया है, वीबी ग्राम स्कीम के साथ क्या है, इसको रिप्लेस कर दिया है। एंड वीबी ग्राम स्कीम भी क्या है, इसमें भी आपको अनस्किल्ड लेबर मैनुअल जॉब ही मिलेगा, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इसमें भी है, लेकिन इसमें डेज इंक्रीज कर दिए। तो इसमें डेज इंक्रीज करके अब 125 डेज कर दिया, तो आपको 125 डेज के लिए क्या है, गारंटेड वर्क मिलेगा। बट अभी इसके ऊपर व्हाई द ऑपोजिशन इज स्लैमिंग द गवर्नमेंट, बिकॉज जितने लोग एमजी नरेगा के अंडर रजिस्टर थे उतने लोग इसके अंडर रजिस्टर नहीं है। तो दे आर सेइंग कि यहाँ पे क्या है, पीपल आर नॉट शिफ्टिंग टू दिस, राइट। सो दे आर सेइंग कि आपने क्या है, यू हैव वाइप आउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 50% ऑफ द लेबर। सो दिस इज द एलिगेशन ऑफ द ऑपोजिशन। बट अभी गवर्नमेंट इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो वीबी ग्राम पोर्टल है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रही है और वो धीरे धीरे हो रही है, तो धीरे धीरे लोग इस स्कीम से क्या है, शिफ्ट होके इसमें आ जाएंगे। तो इट वुड टेक टाइम, सो इट इज व्हाट, जस्ट शिफ्टिंग में जो टाइम लग रहा है उसमें, उसकी वजह से इसमें क्या है, कम रजिस्ट्रेशन हुई है। तो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट्स आंसर टू द criticism is. So I hope this is clear. तो अपोजिशन इज सेइंग दैट इट इज व्हाट, रोजगार चोरी कहते, कभी वोट चोरी, चंदा चोरी, अब क्या रोजगार चोरी, अलग अलग वर्ड्स लेके आते हैं ये। ओके, सो दिस इज छोटी सी न्यूज है, याद रखनी है। सो इंडिया हैज डोनेटेड 5 पीकॉक्स टू द जिनीवा यूनाइटेड नेशन ऑफिस। तो यूएन का जो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है इन जिनीवा, उसके लिए हमने क्या है, 5 पीकॉक्स डोनेट किए हैं। रिवाइविंग अ डिकेड ओल्ड ट्रेडिशन, तो पहले भी काफी बार ऐसे हुआ है। तो याद रखना, इंडियन पीकॉक, तो पहली बात ये हमारा नेशनल बर्ड भी है एंड इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रेस, ब्यूटी एंड रेजिलियंस, राइट। सो हमने क्या है, 5 जो डोनेट किए हैं पीकॉक्स यूएन के जिनीवा ऑफिस को। अच्छा बताना, वेयर इज जिनीवा? ओके, वेयर इज जिनीवा, इन विच कंट्री? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू शेख हसीना। फिर से बांग्लादेश अर्जेस इंडिया टू एक्सपीडिएट हसीना's एक्सट्रेडिशन। सो दे आर सेइंग कि आप इनको क्या है, वापस भेज दो जल्दी, क्योंकि शी हैज टुक असाइलम इन इंडिया फ्रॉम 2024, 5th of August 2024 से लेके अभी तक 2026 चल रहा है, टिल डेट शी इज इन इंडिया ऑन पॉलिटिकल असाइलम। तो अब बांग्लादेश क्या कह रहा है कि उनको जरा वापस भेज दो देश में, उनके ऊपर क्या है, हमारे देश में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उसको हमने क्या है, फॉरवर्ड मूव करना है, तो आप उनको क्या है, वापस भेज दो। So Bangladesh has urged India to expedite the extradition of former Prime Minister Sheikh Hasina, who took shelter in India after being disposed in 2024, right? एंड ये मीटिंग कब हुई, ये मीटिंग उस इवेंट के बाद हुई जब मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई। इफ यू रिमेम्बर, एक क्या है, मीडिया कॉन्फ्रेंस करी शेख हसीना ने फ्रॉम इंडिया, राइट।
एंड जिसमें उन्होंने बोला दैट शी इज व्हाट कमिंग बैक टू बांग्लादेश। तो दैट इज उसके बाद से क्या है, थोड़ी सी ये जो हलचल हो गई है स्टार्ट बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया। एंड अभी क्या है, इनके टॉपिक के ऊपर बहुत डिस्कशन चल रही है एंड अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट इज अर्जिंग कि आप उनको वापस भेज दो। दैट इज व्हाई दिस वाज इन न्यूज। Okay, so next news is related to the national song Vande Mataram to be sung at Red Fort during the Independence Day ceremony. तो ये पहली बार होगा कि क्या है ऑन द इंडिपेंडेंस डे रेड फोर्ट पे क्या है वंदे मातरम सॉन्ग भी गाया जाएगा। सो व्हाट इज वंदे मातरम, तो याद रखना ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग है और ये इस साल बहुत न्यूज में रहा है क्योंकि इसको ऐड किया गया है किसमें, इसको ऐड किया गया है टू द प्रिवेंशन ऑफ ऑनर ऑफ नेशनल सिंबल्स एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ ऑनर ऑफ नेशनल सिंबल्स एक्ट में क्या है, इसको भी ऐड किया गया है। और इससे इसको यहाँ पे ऐड करने का क्या फायदा होगा कि अगर कोई भी ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है कोई भी पर्सन जिससे क्या है नेशनल सॉन्ग की डिसरिस्पेक्ट होती है तो वो क्या है पनिशेबल ऑफेंस होगा। इससे पहले क्या नेशनल सॉन्ग नहीं था, नेशनल और दूसरे नेशनल सिंबल्स थे जैसे नेशनल एंथम था, कॉन्स्टिट्यूशन था, नेशनल फ्लैग था, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ ऑनर्स ऑफ नेशनल सिंबल एक्ट में पहले नेशनल सॉन्ग नहीं था। अब इसको इस साल ही रिसेंटली ऐड किया गया, ये भी बात याद रखनी है। और वंदे मातरम क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग इस बार पहली बार रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी पे गाया जाएगा। और याद रखना है ये जो वंदे मातरम है ये किसने लिखा है, दिस इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। एंड ये कहाँ पे लिखा था उन्होंने अपने नॉवल आनंद मठ में, हमने बहुत बार ये डिस्कस कर लिया, आनंद मठ नॉवल में लिखा था। और ये नॉवल किस चीज के बारे में था, दिस नॉवल वाज रिलेटेड टू अ रिवोल्ट व्हिच वाज सन्यासी रिवोल्ट जो इंडिया में हुआ था अराउंड 1770s। तो इससे रिलेटेड था ये आनंद मठ नॉवल। तो ये सारी चीजें आपने वंदे मातरम के बारे में याद रखनी है। मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेज। ओके, एडिटोरियल पेज में द फर्स्ट एडिटोरियल इज रिलेटेड टू द डीलिमिटेशन बिल। तो क्या है गवर्नमेंट क्या है डीलिमिटेशन बिल को प्रेजेंट करना चाहते हैं इन द पार्लियामेंट, राइट। एंड ये डीलिमिटेशन बिल क्या करेगा, दिस विल रीड्रॉ द बाउंड्रीज। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया की, राइट, उनकी क्या है बाउंड्रीज को रीड्रॉ करेगा। और इंडिया में जो सीट्स हैं पार्लियामेंट की, सीट्स ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली क्या है गोइंग टू इंक्रीज। तो लोकसभा की सीट बढ़ने वाली है। ये डीलिमिटेशन बिल जो अभी करंटली 543 सीट्स हैं इसको मूव करके 850 सीट्स तक लेके जाने की बात कर रहा है, राइट। तो इसके लिए क्या है द ऑथर इज सेइंग दैट government needs to build a consensus on the delimitation, otherwise this is not going to happen, right। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इसमें क्या है आपको मेजरली याद रखना है डिलिमिटेशन के बारे में हमें याद रखना है। देन हमें ये भी याद रखना है कि डिलिमिटेशन के बारे में आर्टिकल 82 में मेंशन है कि जब भी देश में सेंसस होगा, whenever census is conducted, after every census it is the responsibility of parliament to set up a delimitation commission जो क्या करेगी सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करेगी। तो ये दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो सेंसस के बाद होनी चाहिए, राइट। तो कितनी बार कमेंट सेक्शन में बताना है आपने अभी तक इंडिया में कितनी बार हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन फॉर्म्ड। कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ मेनी delimitation commissions have been formed till date, right। तो ये बताना है। So I hope this is clear. Okay, second moving on to the second editorial, do not write the obituary of the international law yet। तो basically क्या है this article is talking about the इट इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग कि क्या अभी जो सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में क्या उसमें कुछ इंटरनेशनल लॉ की रेलेवेंस भी रह गई है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्न करते हैं कि हाउ द कंट्रीज वुड at the global level behave, right। And they are what this is basically international law decides
that how the different countries would behave with each other, how they will have relations with each other, and what that the rules and the legal principles should be the basis of the international relations, not the other thing, right? तो ये चीज is important कि international law is वो something which should derive the international relations. But the author is saying कि अगर हम अब की situation देखें, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस देखो, आप गाजा का क्राइसिस देखो, वेस्ट एशिया में ये यूएस ईरान का जो इशू चल रहा है, अगर आप इन सारी चीजों को देखते हो तो लगता है कि दिमाग में आता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ की कोई रिस्पेक्ट भी है, क्या इसकी कोई एग्जिस्टेंस भी है, कब क्या कोई अब इसको मान भी रहा है। तो इसमें इसी के रिलेटेड क्या अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन की कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें क्या है यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ये गए थे। उन्होंने कहा कि यस वी शुड acknowledge this fact that कि yes इस टाइम पे international law is under pressure, yes international law is suffering प्रेशर दिस टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं और इंटरनेशनल लॉ उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। बट एट द सेम टाइम ही सेड दैट बट अल्टीमेटली इट विल प्रिवेल, दैट एट द एंड ऑफ डे दैट क्या है, ये सेइंग कि इंटरनेशनल लॉ विल प्रिवेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट पे इतना फोकस नहीं जा रहा, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट पे हमें सोचना पड़ेगा कि यस इंटरनेशनल लॉ इज अंडर प्रेशर, एंड इसके लिए क्या है, हम देख सकते हैं कि मेनी चैलेंजेस आर एट दिस टाइम एग्जिस्टिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। इफ वी टॉक अबाउट द क्राइसिस, तो ईरान और यूएसए का क्राइसिस is going on. If we talk about this Ukraine and Russia crisis is going on, right? If we talk about even African continents में क्या है, अब वहां पे भी crisis चल रहे हैं। So this is saying that yes, international law is completely under the pressure right now, right? So abhi will have to see that how this will exist in future and how it will control the world order. But abhi kya hai, this is seeing ki there are issues in the international order right now. Okay, this is the editorial which you can read. Interesting how India climbed up the Commonwealth ranks. तो basically क्या है, Commonwealth खत्म हो गए and India की tally क्या है, we finished 4th on the podium. So इस बार की हमारी ranking 4th थी। and कैसे हमारे जो medal share है over the period of time क्या increase किया, it is saying that 1934 में जब ये start हुआ था, क्या है, जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था तब हमारा शेयर 0.5% था। देन 2010 आते आते ये शेयर 12.10% हो गया, और कैसे अब इस बार के ग्लासगो में हमारा जो है वो 5.8 है, राइट। 2010 में हमारा जो था ये पीक था, इस टाइम पे हमने सबसे ज्यादा मेडल्स सिक्योर किए थे, और अभी क्या है इस टाइम 5.8, उसका ऑलमोस्ट हाफ से भी कम, बट हमारी रैंकिंग 4th है। तो ये आपने रीड करना है कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है हमारे मेडल्स की जो टैली है वो चेंज होती रहती है। एंड दिस इज शोइंग कि आज तक हमारे कौन सी गेम में कितने रैंक्स कितने मेडल्स आए हुए हैं, राइट। सो यू कैन रीड दिस डेटा ऑल्सो। So this is interesting data. If you are interested into Commonwealth and sports, you will like this. You can read it. Okay. So this is also a good news जो आपने याद रखनी है। Increase in India's Asiatic lion population as of 2025. तो इंडिया के जो एशियाटिक लाइन की पॉपुलेशन है वो 523 थी 2015 में, और अभी कितनी हो गई, तो 523 थी 2015 में, तो अभी ऑलमोस्ट 891 हो गई इन 2025। तो क्या है, दिस इज अ ह्यूज सक्सेस। तो जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करे हैं अंडर द प्रोजेक्ट लायन जो 2020 में आया था, जिसका एजेंडा था टू व्हाट प्रोटेक्ट द एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन, और उसकी क्या है हैबिटेट मैनेजमेंट करना और इंश्योर करना कि अच्छे तरीके से इसकी पॉपुलेशन ग्रो करती रहे। तो उस और जो एफर्ट्स हैं उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि यस इट इज गिविंग अस फ्रूट्स एंड जो है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, राइट।
तो एशियाटिक लाइन के बारे में ये भी याद रखें दैट इट इज एंडेमिक टू इंडिया, मतलब इंडिया में ही मिलता है बस, इट इज एंडेमिक टू इंडिया। एंड इंडिया में भी कहाँ पे मिलता है, इंडिया में भी इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क में ही मिलता है एशियाटिक लाइन। एंड वेयर इज दिस गिर नेशनल पार्क, याद रखना दिस इज इन गुजरात। इज इट क्लियर? तो ये अच्छी न्यूज थी, इसको याद रखना है। ओके, दिस वाज आल्सो इन न्यूज फ्यू डेज बैक। अभी इसका जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनली रिप्लाई है। सो एएआई, व्हाट इज एएआई? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया got request for the waiver of airport airline cross ownership restriction। गवर्नमेंट ने ये आंसर दिया है। तो बेसिकली क्या है, कुछ दिन पहले बहुत सारे मीडिया हाउसेस एक न्यूज पब्लिश कर रहे थे। एंड वो न्यूज क्या थी, वो न्यूज ये थी कि जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, दिस इज रिक्वेस्टिंग द एआई अथॉरिटी, एआई ऑफ इंडिया। एआई क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली एक न्यूज आई थी मीडिया हाउसेस के थ्रू कि जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको क्या है, ईज कर दो, इसको थोड़ा सा कम कर दो, इसको रिड्यूस कर दो। इस चीज के लिए दे वर रिक्वेस्टिंग द एएआई। जब अडानी ग्रुप से पूछा गया तो उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि हमने कुछ ऐसा जो है वेवर नहीं मांगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। बट अब फाइनली क्या है, जब गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट ने भी यस में आंसर दिया कि यस, ऐसी रिक्वेस्ट आई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, जिसमें क्या है, रिक्वेस्ट करी गई है दिस क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस को ईज करने के बारे में। तो समझते हैं कि व्हाट इज दिस क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस क्या है। तो क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली क्या कहती हैं कि दो एयरलाइन के फील्ड में क्या है, एयरवेज के फील्ड में दो चीजें हैं, एक तो है एयरलाइंस और एक है एयरपोर्ट्स। तो इंडिया में ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो कंपनी एयरलाइंस में इन्वेस्ट कर रही है, राइट, अगर उनका एक अमाउंट से शेयर ज्यादा एयरलाइंस में है तो वो क्या है, एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नॉट ऑल अमाउंट, रिस्ट्रिक्शन है कि कितने अमाउंट तक क्या है वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे जिस कंपनी की इन्वेस्टमेंट एयरपोर्ट्स में हो चुकी है वो एयरलाइंस के फील्ड में क्या है, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप दोनों में एक साथ नहीं कर सकते। आप ये नहीं है कि आपके एयरपोर्ट्स में भी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है और एयरलाइंस में भी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर किसी का दिल्ली एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट है तो क्या है, वो अगर एयरलाइंस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो अराउंड 10% ही कर सकता है, राइट। सो इट इज पुटिंग अ कैप कि आप दोनों में क्या है, ओनरशिप नहीं कर सकते। ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू, एक तो पहली बात प्रमोट कंपटीशन। अगर दोनों जगह पे एयरलाइंस भी उसी कंपनी का होगा, एयरपोर्ट भी उसी कंपनी का होगा, तो क्या एक तो कंपटीशन कम होगा, एक क्या है वो अथॉरिटी क्या है अपनी कंपनी क्या अपनी को ज्यादा बेनिफिट्स दे पाएगी। जैसे एयरपोर्ट पे क्या है, वो उसको बेटर जो है पार्किंग स्पेसेस दे सकती है, उससे कम चार्जेस ले सकती है, ऐसे सारे इश्यूज आ सकते हैं। बेटर क्या है उसको गेट्स दे सकते हैं जहां से क्या है फ्लाइट्स मूव करती हैं। तो ऐसे सारे वो क्या है इम्पार्शियलिटी कर सकते हैं अपने साथ, अपनी कंपनी के साथ। तो ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसा कुछ इम्पार्शियलिटी ना हो और जो एयरलाइन सर्विसेज हैं उसमें कंपटीशन भी बना रहे, तो क्या है इंडिया में ये जो क्रॉस ओनरशिप है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, राइट। सो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट कैप एग्रीगेट एयरलाइन ओनरशिप इन एयरपोर्ट एट 10%। कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट है उसमें कोई भी एयरलाइन कंपनी 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, राइट। तो क्या है, इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है।
ये क्यों करा, ये इसीलिए करा हुआ है सो दैट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, कंपटीशन ना हो। जब स्लॉट एलोकेशन होती है एयरपोर्ट्स पे एयरलाइंस के लिए, तो क्या उसमें भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन ना हो दूसरी कंपनीज के साथ। ये सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ने ये क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। बट अभी क्या है, अडानी ग्रुप इज आस्किंग कि इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू नाउ इन्वेस्ट इन द एयरलाइंस ऑल्सो। एयरपोर्ट्स में तो उनका इन्वेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट है ही है। नाउ व्हाट दे आर प्लानिंग टू मे बी इन्वेस्ट इन द एयरलाइंस, तो इसीलिए मे बी दे वर आस्किंग। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यस दे वर आस्किंग, नो अदरवाइज कंपनी itself has denied. Okay, so next news is related from the space sector, and it is saying that India's first privately built FFSC rocket engine signals new dawn in the space flight. तो इंडिया में क्या है, private sector is now taking a leap and moving forward in the case of space technology. हमने पहले भी पढ़ा था, देयर वाज अ विक्रम, अगर कुछ दिन पहले की न्यूज पढ़ो तो विक्रम 1 रॉकेट भी था, वो भी एक प्राइवेट कंपनी का था। वो कौन सी प्राइवेट कंपनी का था, स्काई रूट्स का। और ये जो विक्रम 1 है, ये भी स्पेस में क्या है, सैटेलाइट्स इसने लॉन्च कर दी थी। अब क्या है, अनदर देयर इज अचीवमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। व्हाट इज दैट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड एफएफएससी रॉकेट, राइट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये क्या एक बैंगलोर की फर्म है, अब बैंगलोर बेस्ड स्पेस फर्म, इस फर्म का नाम याद रखना है, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इस बार क्या है, ये किस कौन सी कंपनी है, एस्ट्रोबेस। एस्ट्रोबेस स्पेस कंपनी है, has unveiled India's first privately built 800 kN full flow staged combustion methane rocket, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, एवरेस्ट। तो इसका नाम क्या रखा है दिस रॉकेट का, एवरेस्ट। And this make India the fourth nation to have the FSSC engine technology after Russia. So this is important. तो हम क्या है, इंडिया बिकम द फोर्थ इन द वर्ल्ड टू हैव दिस एफएफएससी टेक्नोलॉजी वाले रॉकेट्स। पहले रशिया, यूएसए और चाइना के पास भी था, और इन्होंने इस रॉकेट का नाम क्या रखा है, एवरेस्ट रखा है। तो ये आपने याद रखना है। इज इट क्लियर? तो एक तो कंपनी का नाम याद रखना है, एक रॉकेट का नाम याद रखना है, और दूसरा याद रखना है कि इंडिया फोर्थ नेशन बन गया टू हैव रॉकेट विद सच टेक्नोलॉजी, राइट। So this is important. Okay, I think सारे important news articles cover हो गए। This is a sad view जो काफी बार आता रहता है। So millions of burned book shows how war of endurance is hurting Ukraine. तो एक book warehouse पे क्या है, was hit by attack by a Russian drone. तो सारे books जो है वो damage हो गए हैं। So this is showing कि how bad is the thing। जब भी ऐसे कोई बुक वेयर हाउस पे ऐसे अटैक होता है और बुक्स जो हैं, लिटरेचर जो बर्न होता है, तो दिस इज अ वेरी वेरी सैड थिंग, जो देखने में बहुत सैड लगती है। because books and literature is something which connects the world beyond the borders, beyond the any categories, beyond everything books connect। तो जब ऐसा सीन देखने को मिलता है तो it's like very very sad। so this was a terrible scene, right? So जितने भी important news हैं we have covered। so जितने भी क्वेश्चन पूछे गए क्लास में, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। So let's meet tomorrow at the same time. Thank you so much students, have a great day।